कहानी में इन किरदारों की मदद। तो ऐसा कुछ इस कहानी की खासियत है। जिसने इसको किताब में पढ़ा है और डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैंने पढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट्री देखी, और अगर मैं अपना वर्डिक्ट से शुरू करूं कि मेरी चॉइस क्या है, तो मैं कहूँगा मूवी से कहीं ज्यादा बेहतर आपकी किताब है। आपकी किताब में वो किस्से हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं एंड कैन रिलेट टू दैट। उस कहानी के किरदार रितेश आज हमारे साथ हैं, और विनोद कापड़ी जी, जिनका परिचय हमने अपने ईमेल पे भी दिया था। समय की पाबंदी और कमी की वजह से हम विनोद जी का पूरा लंबा परिचय तो नहीं देंगे, लेकिन जब मैंने विनोद जी के बारे में पढ़ा, पिथौरागढ़ से इनका ताल्लुक, हमारा ताल्लुक, और फिर जो इनकी इससे पहले की कहानी है पीहू, अगर आप सिर्फ उसका ट्रेलर देख लेंगे ना तो शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इतनी दर्दनाक कहानी है विनोद जी। और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर उस मुद्दे को भी उठाया। ये काफी साहस का कार्य है, और कहानी कहने वाला हमेशा साहसी होता है। और उन्हीं साहसियों में से एक दोस्त हमारे विनीत पंछी भी हैं, जो दिल से लिखते हैं, दिल से बोलते हैं, और इनकी आवाज ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट पूरी दुनिया में हर कोई सुन चुका है, इनको जानता है। और उस आवाज और उस लफ्जों को मिला के जिसे कहते हैं पोएट्री is a much better refined form of your emotions. Much before prose came poetry. तो आज मैं मुखातिब करना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को, सारे श्रोतागणों, विनोद जी, विनीत जी और रितेश कुमार जी से इस कहानी, जो कि 1232 किलोमीटर की कहानी है, और कैसे इन 7 लोगों ने और इनके साथ विनोद जी और इनके साथी ने उस वैगन आर में कवर करी। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनीत जी से कि इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ अल्फाज पिरोए हैं जो कि शायद इस पूरे 1232 किलोमीटर की कहानी को आपको 3 या 4 लाइनों में सुनाएंगे। विनीत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग विनोद जी। थैंक्स मोहित। रितेश, स्वागत। कहानी के मेजर किरदार हो। पहले तो मैं पूरी किताब अभी नहीं पढ़ पाया, मेरे पास अभी ये 2 दिन पहले ही पहुंची, और मैं इसका प्रेफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था। और कुछ किताबों के ऊपर वार्निंग होनी चाहिए कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे। एनीवे, पहले ये सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि कुछ सवाल है, पूछने की इजाजत हो तो बताऊं। कुछ सवाल है, पूछने की इजाजत हो तो बताऊं। थोड़े अजीब हैं, अटपटे लगेंगे, इंसानों से मोहब्बत है तो बताऊं, पूछने की इजाजत हो तो बताऊं। रोज जो हमारे यहाँ अखबार डाल के जाता है, रोज जो हमारे यहाँ अखबार डाल के जाता है, क्या नाम है उसका, क्या कहलाता है? जो कूड़ा लेने आया था, कपड़े प्रेस करता है, लिफ्ट का बटन दबाता है, जो एसी ठीक करने आया था, जिसने बुक शेल्फ बनाया था, जो गेट के पास है, कब से है हमारे शहर में, परिवार कहाँ है, क्या खाता है? साइकिल तो है इसके पास, पर कितनी दूर से आता है? सड़क पे इनमें से कोई मिल जाए, सड़क पे इनमें से कोई मिल जाए तो देखा सा लगता है ना। सड़क पे इनमें से कोई मिल जाए तो देखा सा लगता है ना। फिर ये हमारे लिए क्या करता है, रोज कहाँ खड़ा होता है, यही बताता है, यही समझाता है। मोबाइल में भी इसका नाम इसके काम से दर्ज है। मोबाइल में भी इसका नाम इसके काम से दर्ज है। महेश प्रेस वाला, सिक्योरिटी, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल। जब तक ये आसपास है ठीक है, प्रॉब्लम तब होती है जब इस तरह लॉकडाउन में हुआ है। और ये कहाँ का है, कहाँ रहता है आजकल, पर ये कहाँ का है, कहाँ रहता है आजकल, जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या खाता है? मेरा ये छोटी सी नज़्म-नुमा आइटम पढ़ने का मकसद ये था, बिकॉज दिस इज जस्ट द प्रेफेस दैट आई रेड, विनोद जी। I've just written down it in the way that I do. But, beautiful. Thank you. It is important for us to realize that some elements in our society are vital to us. Socio-economic system in India works. We just don't realize how vital they are. And in the last year and a half, we've had the opportunity to see what has happened to them. We also understand how India has not taken care of a large part of its constituents. And I'm glad that this book, when you read it, I strongly recommend that you do, will remind you of what this nation really owes to ourselves. Thank you very much. Vinodji, over to you, and Mohit, over to you. धन्यवाद विनीत जी, आपकी उस मार्मिक कविता के लिए, उन लाइनों के लिए, पंक्तियों के लिए जो हमें एहसास दिलाती हैं कि वाला से पहले भी एक नाम है। वाला इज नॉट अ सरनेम, वाला इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ,
विनोद जी इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। मैं जितने भी लोग आज यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं उनको एक स्क्रीन से परिचय कराना चाहूंगा इस कहानी के 7 किरदारों को। तो विनोद जी, आप अगर परिचय कराएं इन 7 किरदारों को, और ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो सबसे आगे हैं वो रितेश है, मास्क लगाए हुए। रितेश के पीछे मुकेश है। मुकेश इस यात्रा में सबसे कमजोर कड़ी थे। ये कमजोर भी थे, खाना भी कम खाता था और ये बेहोश भी हो जाता था, कम इनको वीकनेस बहुत होती थी। फिर उसके बाद संदीप है, फिर सोनू है, और चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर राम बाबू, और हाथ में जो फूल है वो आशीष है, और सबसे आखिरी में कृष्णा है। कृष्णा जिनके पास साइकिल सबसे आखिरी में हो पाई थी, इनके पास ये 7 लोग थे। और ये शुरुआत हुई थी दरअसल इन लोगों ने लॉकडाउन के करीब 15-20 दिन के बाद लिखा था, जिसमें लिखा था कि ये 30 मजदूर सहरसा के हैं, लोनी गाजियाबाद में रहते हैं और इनके पास खाना नहीं है, राशन नहीं है। तो मैंने जब फोन किया था तो ये जो सबसे आगे है रितेश, जो अभी हमारे साथ लाइव भी है, तो रितेश ने फोन उठाया था और फिर रितेश ने अपना बताया। और रितेश की खास बात ये थी कि रितेश को टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों का अंदाजा था। तो मैंने रितेश से पूछा कि क्या तुम व्हाट्सएप करते हो या वीडियो बना सकते हो कि तुम लोगों की परेशानी के बारे में। तो रितेश ने ये वीडियो बना करके मुझे भेजे, जिसके बाद डीएम की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ मैसेजेस भी आए और ये कहा गया कि हम मदद करेंगे, लेकिन मदद पहुंची नहीं, इन तक कोई मदद नहीं पहुंची। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी तरफ से जो भी कुछ हो सकता था किया। 4-5 दिन के बाद फिर रितेश ने कहा कि सर वो जो हुआ था राशन अपने हुआ था वो तो खत्म हो गया, अब फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने फिर से कुछ व्यवस्था की, लेकिन रितेश और बाकी लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा था क्योंकि मदद पहुंच नहीं रही थी। और फिर आखिरकार इन लोगों ने 27 अप्रैल 2020 को तय किया कि लोग गए। तो इसने मुझे बताया नहीं, रितेश ने, और ये निकल गए। और जब ये हापुड़ पहुंचे तब मुझे पता चला इनके बारे में। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, अब ये हापुड़ पहुंच गए तो इतने कम समय पे कैमरा और ये सब करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हम लोग पहुंच गए इन तक। जी, और आप जब हापुड़ पहुंचे तो उससे पहले गढ़मुक्तेश्वर पे कुछ ऐसा हुआ जो आप बताना चाहेंगे सबको, जो इस किताब का आई थिंक पहला ऐसा हिस्सा है जो आपको झकझोर देता है। हाँ, ये जो उस वक्त मैं इनके साथ था नहीं, लेकिन ये रितेश और बाकी सभी 7 लोगों ने जो बताया, राम बाबू, रितेश, आशीष, इन लोगों ने जो बताया इनको, कि जो ब्रज घाट है वहां पर वो गंगा नदी का पुल है, वहां पर इन लोगों को सबको रोक दिया गया था। ये 30 लोग थे। ये इनके अलावा बाकी और भी कई सारे अलग अलग जगहों के, जिलों के लोग थे, अलग अलग शहरों के लोग थे, उन सबको रोक दिया गया था। और वहां पर पुलिस ने इन लोगों को बहुत मारा पीटा और उसके बाद इनको कहा कि ये लोग वापस चले जाए। लेकिन इन लोगों ये ठाने हुए थे कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस जाने का कोई इनके पास कुछ वहां पर पहुंचकर भी कोई जरिया नहीं था। मकान मालिक को पैसा देना के लिए किराया नहीं था, और मकान मालिक ने कह दिया था कि आप लोग घर छोड़ दो। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कहीं से भी कोई राशन नहीं मिल रहा था। तो इनके पास कोई चारा नहीं था कि ये वापस जाए। पुलिस जिद कर रही थी कि ये वापस जाए, पर ये वापस जाते कहाँ जाते, किसके पास जाते। तो इन्होंने तय किया कि ये लोग गंगा पार करेंगे, और और कोई जरिया इनके पास था नहीं। तो ये गंगा के वहां पे इन लोगों ने कुछ लोगों से मदद मांगी, जो वहां पे नाव चलाते हैं, मछुआरे हैं। शुरू में उन लोगों ने मना कर दिया कि इनको कि हम मदद आपकी कर नहीं सकते, क्योंकि पुलिस उनको भी मार रही थी, पीट रही थी कि आप क्यों गंगा पार करा रहे हो। लेकिन उसके बाद ये लोग पानी में जाने लगे। इन्होंने सोचा कि कुछ भी हो, हम लोग बिहार के लोग हैं, और इनके जो जिला है सहरसा, हर साल बाढ़ आती है, अभी फिर से बाढ़ आने वाली होगी, 10-12 फीट पानी भर जाता है। इनको लगा कि हम लोग तो ये सब जीवन देख चुके हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। साइकिल लेकर के ये लोग जब थोड़ा सा आगे निकले तो फिर इन पर दया आई, और उन्होंने फिर इनको कहा कि ठीक है भैया, तुम लोग तो लगता है एकदम ठान ही लियो, तो आ जाओ हमारी नाव में बैठो। और उसके बाद ये लोग उनकी नाव में बैठ करके उन्होंने गंगा पार कराया।
तो वो बहुत ही इनके लिए खतर वो सब ऐसा था कि जिसमें लोग के पास कोई रास्ता नहीं था। बाकी रितेश ज्यादा बताएंगे क्योंकि इन लोगों ने तो सब देखा अपने आंखों के सामने। तो रितेश, क्या हुआ था उस शाम को जब पुलिस के बाद आप इतने बेबस हो गए थे कि यार होगी नदी, देखा जाएगा, साइकिल लेके बस चल पड़ते हैं, जबकि ये पता था आपको कि इस नदी में जाने के बाद और कुछ और कोई औचित्य ही नहीं था। तो ऐसा क्यों? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। तुम्हें अपना माइक ठीक करना पड़ेगा। अभी तो आ रही थी तुम्हारी आवाज भरपूर। माइक ठीक करो, माइक माइक अनम्यूट करो। अनम्यूटेड है। हाँ अभी आ गई, बोलो। अब आवाज ठीक है। हाँ हाँ बोलो रितेश। अच्छा बोले। बोलो बोलो। उस टाइम हुआ था क्या, जो वहां से जब छोड़ दिए थे, लोनी गाजियाबाद से निकल गए थे, तो वहां पे हम क्या करते, वहां पे तो जाना ही था। जैसे वापिस जाते तो नहीं, तुम्हारा तुम्हारा नेटवर्क। बोलता कोरोना बीमारी लेकर आ गया, वो तो रहने नहीं देते, करें दिया इसका काम धंधा। हेलो सर। हाँ हाँ मुझे ही बोलो रितेश, आवाज बीच बीच में जा रही है, नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ सर, बारिश हो रहा है ना सर। हाँ बोलो बोलो, अभी ठीक है। हाँ, तो वापिस जब आए ना, वापिस तो वहां से जा नहीं सकते थे, तो इसलिए हम लोग सोचे अब घर पे भी सब परेशान हो रहा था, तो सोचे चलो चल ही देते हैं। तो वहां पे पुलिस वाले तो जाने के देता नहीं था, गंगा नदी ब्रिज घाट पुल पे। तो वहां पे नाव वाले से भी बोले, बहुत पूछताछ किए किसी से भी, आदमी से जो रास्ता है, लोकेशन पे तो खाली रूट रूट दिखाता था। तो उसमें तो रास्ता और कोई था, तो बोला क्या इधर से बंगाली को होकर के चले जाओगे, नदी पार करवा देगा नाव वाले। तो फिर गए उधर से, तो बहुत जंगल में चलना पड़ा, जंगल था बहुत, कम से कम 2-3 किलोमीटर जंगल में चलना पड़ा। और उसमें जाते जाते फिर गए वहां पे, फिर उसके बाद वहां पे बहुत सारा रेत था, उसमें भी गए, बहुत चले। फिर तो नाव वाले भी वहां पे पार नहीं करवा रहे थे, तो अब क्या करते, फिर क्या, और मेहनत से इतना दूर से हैरान हो गए हैं, तो अब क्या होगा। फिर नाव वाले तो बोले, नाव वाले नहीं करवाया तो बोले क्या, चलो अपना हम लोग तो गाँव में देखते हैं, इतना पानी है होता है, कितना नहाते हैं उसमें बहुत सारा। सब सभी सभी को हेलने के लिए आ रहा था, तो सभी जो हेलने के लिए आता था, तो बोले चलो चल देंगे, इसी में पार हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। पर साइकिल का जुगाड़ नहीं बैठ रहा था, साइकिल क्या करेंगे, करें। हाँ यही तो, साइकिल का जुगाड़ नहीं हो रहा था कि साइकिल को कैसे गंगा से पार कराएंगे। तब साइकिल जो थोड़ा पानी में डाले, तो बोला जो मर जाएगा ये तो डूब करके, फिर वापस किए वो नाव वाले, फिर पार करवाया हमको। नाव वाले नहीं पार करवा रहा था, बोलता था क्या जो हम नहीं करवाएंगे, उधर पुलिस वाले उस पार मारता है, हम नहीं करवाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट भी किए थे, बहुत हाथ पैर भी जोड़े, नहीं उन्होंने करवाया। फिर लास्ट में जब जाने लगे ना, तब वो बेबस होकर के, लाचार होकर के, फिर हमको सबको पार करवा दिया। अब पार हुए तो वहीं से फिर विनोद सर को फोन किए थे रात में, गंगा नदी ब्रिज घाट पुल पे, जब हम लोग को पुलिस वाले मारने लगे थे ना, तब तो बोले क्या, जो अब क्या करेंगे, अब विनोद सर का एक बार फोन करते हैं, वो तो मीडिया वाले हैं, एक बार आएंगे तो हम लोग को कुछ मदद हो जाएगा, यहाँ पर निकाल देंगे तो चले जाएंगे हम। पर सर बोला क्या, जो हाँ, आएंगे सुबह में, अभी नहीं आएंगे, रात में तो नहीं आए थे। फिर उसके बाद 3-4 बार किए, उसके बाद फिर नहीं किए, सभी से पूछे तो बोला क्या छोड़ दो। अब हम लोग तब फिर पुलिस वाले मारने लगे, गए वहां पे पार्क था,
बगल में, वहाँ पे सोने के लिए जब गए तो वहाँ पे अभी रात में मारने लगा, बहुत भगाने लगा, गाली गलौज करने लगा, जहाँ से आया वहाँ चले जाओ, ऐसे उससे। तो फिर जा करके वो पीछे आए, कम से कम 2 किलोमीटर पीछे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते हम फिर पीछे आए। एक ढाबा था, उस ढाबा पर हम लोग रुके थे रात भर। उस ढाबा पर रुके थे और उसके बाद रितेश, तुम्हारी आवाज अब टूट रही है। मैं इसके आगे की कहानी विनोद जी से पूछता हूँ। विनोद जी जी, जी। जब आप अगले दिन मिले, आपने अपनी गाड़ी में केले रखे थे इनके, तो क्या क्या सिचुएशन थी इन सातों की? वेयर वर दे इन दैट एंटायर जर्नी? हाउ फार? बिकॉज आई गेस उन्होंने तब तक 100 किलोमीटर कवर किया था। लोगों से मिला हूँ करीब, इट वाज 110 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एंड इट वाज संभल, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। और ये सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे। एक तरह से दे वर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। वो इस वजह से क्योंकि जो रात में इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था, उसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खौफ में थे, और इनको लग रहा था कि पता नहीं अब ये इनका फैसला क्या है। और वो ट्रॉमा इस कदर था कि जब मैं निकल गया, मैंने इनको बताया रितेश को कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास में, अपनी लोकेशन दो, तो ये अपनी लोकेशन मुझे नहीं दे रहा था। ये रितेश ने मुझे मैंने कम से कम 5-6 बार रितेश से कहा, ये भाई अपनी लोकेशन दे दो मुझे, पर रितेश मुझे कभी लोकेशन नहीं दे रहे थे अपनी। तो मैंने बड़ी हैरानी हुई मुझे, और फिर कई बार इन्होंने अपने आसे साथी जो थे उनसे बाद में इन्होंने बात करके, मैंने बोला भाई मैं पहुंच गया हूँ तुम्हारे बिल्कुल आसपास ही कहीं पर हूँ, मुझे लोकेशन तो दो। तब जाकर के इसने अपनी लोकेशन मुझे दी। और जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई तुम मुझे लोकेशन क्यों नहीं दे रहे थे? तो इसने कहा कि सर हमको लगा कि हम लोकेशन आपको देंगे तो आप पुलिस को बता दोगे और पुलिस हमको फिर पकड़ लेगी और पीटेगी। तो ये इतना इतना मतलब एक अविश्वास हो गया था कि मैं इनके साथ संपर्क में था, करीब 2 हफ्ते से लगातार इनसे बात कर रहा था, लेकिन उस रात का ये जो आपने पूछा, इतना ज्यादा विश्वास था कि मुझ पर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। विनोद और साहब, इस किताब में आपने जब इस कहानी को शुरू किया है तो आपने एक छोटी सी गुड़िया की बात कही है, और आपने इसको पिक्चराइज ऐसे किया है कि ये गुड़िया जमीन पे पड़ी हुई है लथपथ मिट्टी में, और वो उस पूरे सीन को बताती है कि कैसे बेबसी में इन सातों में से किसी ने उस गुड़िया को अपनी बेटी के लिए घर ले जाने के लिए रखा था। तो वो क्या चीज थी? देखिए, इनके पास, किसी के पास भी घर में अपने परिवार को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, किसी के पास भी मतलब एक कुछ भी, किसी के पास कोई पैसा नहीं था कि किसी के लिए कुछ खरीद सके, किसी के लिए कुछ ले सके। तो जो आशीष है, उसकी जो बेटी है, उसको लेकर के आशीष बहुत ही इमोशनल था, और उसके पास एक छोटी सी गुड़िया थी, और उसको लेकर के वो जो उसने, उसकी बेटी, उसने कई बार रास्ते में जिक्र किया कि उसकी जो बेटी है वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। बस इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो एक छोटी सी गुड़िया उसको चाहिए, तो उसने वो ली थी अपने मकान मालिक से या किसी से उसको मिली थी। तो वो जब इन लोगों की, पुलिस ने इन लोगों को पीटा, तो उसका वो जो सामान ये सब जो बिखर गया था, क्योंकि वो उसने मुझे बाद में वो दिखाया है सामान जो उन लोगों का सब बिखर गया था, साइकिलों पे डंडे मारे, साइकिलें गिरा दी, तो जो सामान बिखर गया था उसी में वो छोटी सी गुड़िया थी। तो उसका वो किसी भी तरह से वो चाहता था कि ठीक है, और वो चप्पल भी थे, जो चप्पल पहन करके वो साइकिल चला रहा था, तो उसको लगा कि ये 2 चीजें उसके लिए बहुत जरूरी हैं, और अपनी यात्रा कर नहीं सकता। गुड़िया जो उसको अपनी बेटी को देनी है, और चप्पल जो वो पहनेगा, और उसको पहनेगा तभी साइकिल चलेगी। तो उसको लगा कि ये 2 चीजें जरूरी है। पुलिस के डर से छिपे हुए थे, लेकिन कैसे भी वो 2 चीजें उसको मिल जाए ताकि आगे का सफर शुरू किया जा सके। क्योंकि विनोद साहब, आज हम लोग पूरे विश्व में हैप्पी फादर्स डे मना रहे हैं। हर कोई अपने
पिता की पिक्चर पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे। और जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तो मैं इसको अपने जहन से नहीं निकाल पाया था। मेरी भी बिटिया है 9 साल की, और वो जो दुख की एक सीमा होती है वो पार हो गई होगी, बिकॉज पूरे रास्ते भर में मैंने देखा सोनू जी हर बार जिक्र कर रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरी फैमिली और सातों लोग, रितेश अपनी मदर का गाना गा रहा है, कैसे इसकी मदर जब खाना खाता था ये तो गाना सुनाती नहीं। तो मैं पंछी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, पंछी साहब आपकी एक नज्म है आपने जो पिताजी पे लिखी थी, या एक और नज्म है आपकी जो शायद इस कहानी को, और आज जो हम लोग हर किसी को हैप्पी फादर्स डे भेज रहे हैं, मेरी इल्तिजा उन सबसे यही है कि आप उसके साथ अगर रितेश और ऐसे ना जाने कितने अननोन फेसेस की मदद करें, उससे अच्छा फादर्स डे गिफ्ट हो नहीं सकता। और उसका पहला तरीका यही होगा कि विनोद साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दैट दिस बुक should be in all schools and colleges, should be part of public policy making, because it's a part of design thinking. इससे हमें सोचने का एक मौका मिलता है कि कैसे हम छोटे छोटे नटबोल्ट्स छोड़ देते हैं जब हम पुलिस, पॉलिसी, लॉ मेकिंग बनाते हैं। हम एक पंचर वाले की दुकान जब लॉकडाउन लगा तो हम ये सोच नहीं पा रहे थे कि क्यों एक पंचर वाला इतना जरूरी होगा, क्यों जो खाना बीच में सर्व करेगा, इट शुड बी बियॉन्ड द पुलिस एंड द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्यों वो जरूरी होगा? पंछी साहब, आपकी कोई राय इस पे, कुछ आप बताना चाहिए? नहीं, राय नहीं यार, मेरे गुरु साहब अंबर साहब जो है, उनकी एक थोड़ी सी गजल है, मेरी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चुपचाप क्यों सहेगा, आखिर वो आदमी है। चुपचाप क्यों सहेगा, आखिर वो आदमी है। हालात से लड़ेगा, आखिर वो आदमी है। चुपचाप क्यों सहेगा, आखिर वो आदमी है। हालात से लड़ेगा, आखिर वो आदमी है। हर मैं अभी सुना था कि वहां जो पुलिस वालों ने रोका तो कैसे इन्होंने गंगा पार करने की कोशिश की। हमें लिटरली हर एक की सुनेगा, आखिर वो आदमी है। अपनी डगर चलेगा, आखिर वो आदमी है। कोशिश है इसका मजहब, हिम्मत है इसकी दौलत। कोशिश है इसका मजहब, हिम्मत है इसकी दौलत। गिर गिर के फिर उठेगा, आखिर वो आदमी है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? कितना नफा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा। एंड आई एम सेइंग, व्हाई वाज ही नॉट गिविंग द लोकेशन टू विनोद? कितना नफा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा, फिर दोस्ती करेगा, आखिर वो आदमी है। गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के। कुछ गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के। किस किस के गम सहेगा, आखिर वो आदमी है। तो हर एक की सुनेगा, आखिर वो आदमी है। अपनी डगर चलेगा। और भूले से भी ना रखना आईना इसके आगे। भूले से भी ना रखना आईना इसके आगे। खुद से बहुत डरेगा, आखिर वो आदमी है। So you know, when I'm going through Vinod's literature, one of the things you observe is the worst and the best of people comes out when you put them in pressurized situations. खौफ भी आ जाता है, आपकी प्यार भी आ जाता है, आपकी नफरत भी आ जाती है, and then you suddenly start to see what humanity is made of. So I think Vinod's book is not just, जैसे आप कह रहे थे पॉलिसी के लिए, मेरे लिए वो किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे बताता है कि यार ये सब मेरे अंदर है. So how each of the kirdars is reacting is a sign of what we can do in these kind of situations. Please. So in fact पंछी साहब, क्योंकि हमने अभी पुलिस की बर्बरता की बात करी विनोद साहब, लेकिन इस कहानी में एक पुलिस की एक बड़ी खास कहानी भी है, जहां पर एक पुलिस वाला, एक बहुत लो लेवल, लोअर रैंकिंग कांस्टेबल, जिसने इनकी उस वक्त मदद करी जब ये सोच भी नहीं सकते थे, एंड दैट एक्चुअली चेंज, जिसने पूरी इस कहानी को पलट दिया। विनोद साहब वो बताइए, वो जो ट्यूब और टायर की कहानी है, जो पंचर की कहानी है, उसके बाद मुझे समझ गया था वो जी। तो वो क्या हुआ कि जब लखनऊ से हम लोग निकले थे तो लखनऊ के बाद से ही आशीष की जो साइकिल थी वो, उसमें पहले वो पंचर हुआ, तो उसके बाद कुछ वक्त तक ये लोग पैदल चलते रहे। काफी सुबह सुबह 6-6:30 बजे पंचर हो गई थी, और उस वक्त तक कोई दुकान भी नहीं खुली थी और लॉकडाउन वैसे ही था। तो 1-1.5 घंटा ये लोग पैदल चले। उसके बाद कुछ ट्रक वालों से मदद मांगी तो ट्रक मिल गया इनको, तो उसके बाद ट्रक में बैठ गए, अयोध्या पहुंच गए। करीब 110 किलोमीटर की यात्रा थी अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या पता चला कि जो आशीष है उसकी जो साइकिल का जो टायर है वो पंचर नहीं हुआ है, वो पूरा ट्यूब फट गया। ये इन लोगों ने, रितेश और आशीष ने ही उसको खोला और देखा कि वो पूरा ट्यूब फटा हुआ है। और अब वो पंचर तो हो नहीं सकता था और ट्यूब वहां कहीं थी नहीं। और हम लोगों ने आसपास पता किया तो उसके पास जो आशीष की जो साइकिल थी वो
सेकेंड हैंड साइकिल थी, और वो स्पोर्ट्स मॉडल वाली साइकिल थी, और उसका जो ट्यूब होता है वो वहां मिल पाना एकदम असंभव था, सामान्य साइकिल नहीं थी वो। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट द ट्यूब देयर। तो उसने क्या किया कि हम लोगों ने इतना कर दिया कि ये ट्यूब यहाँ नहीं मिलेगा। उसका हमने सोचा कि अब इनकी ये सफर इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, इनकी यात्रा तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने आशीष की साइकिल को किसी तरह से वैगन आर में एडजस्ट किया और आशीष को भी बिठा लिया, और इन लोगों को, बाकी लोगों को कहा कि तुम लोग चलते रहो, अपना जहां भी तुम लोगों को कोई ट्रक मिले, कुछ मिले, जैसे मिले तुम लोग अपना जाओ। हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री और उसका विचार एकदम त्याग दिया। हमको लगा कि अब इस वक्त ही ज्यादा जरूरी है, और इनको भी 6 के 6 लोगों को कहा कि तुमको जहां ट्रक मिले तुम लोग आगे बढ़ जाना। फोन पे हम लोग टच में रहेंगे, और हम लोग आशीष के साथ साइकिल में चलने लगे, और ये चाह रहे थे कि आशीष इनके संपर्क में जल्दी से जल्दी आए। तो अचानक क्या हुआ कि जब हम लोग बस्ती के पास थे तो एक पुलिस वाले ने हमको इशारा देकर करके रोकने का इशारा किया। हमको लगा कि ये, क्या हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है, क्या हमने मास्क नहीं पहना है, कुछ, क्या हम किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं कि हमको रोक रहा है। तो हमको समझ में नहीं आया। फिर भी हमने खैर साइकिल तो कार साइड में लगाई, और उसके बाद वो आया, राजकुमार उनका नाम था, और उसने लोग साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो हमको लगा कि ये क्या सवाल पूछ रहे। तो हमने कहा कि नहीं, ये जा रहे हैं शहर पे, इनकी साइकिल खराब हो गई है, इनका ट्यूब खराब फट गया है, और हम इनकी सोचा कि थोड़ी सी इनकी मदद कर दे। अच्छा दिखाइए जरा ट्यूब, दिखाइए उनका। तो वो ट्यूब हमने दिखाया उनको कि ये ट्यूब था। तो बोले अच्छा आप एक काम कीजिए, आधा घंटा 40 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तो वो पुलिस वाले ने, जो थे राजकुमार, उन्होंने ट्यूब लिया और वो चले गए। हमको लगा पता नहीं ये लॉकडाउन है कहाँ है, और बस्ती जैसी जगह, 30-40 मिनट की मुस्कुराते चेहरे के साथ, विद स्माइलिंग फेस, और उन्होंने अपना वो खोला और कहा कि देखिए ये आपका ट्यूब मिल गया है, ये रखिए और उसको अब लगाइए। तो वो एकदम चमत्कार की तरह था। मतलब पता नहीं कहीं से कोई एक फरिश्ता ईश्वर ने भेजा, और वो ट्यूब ट्यूब उन्होंने, फिर उसके नई ट्यूब लगी साइकिल में। और संयोग देखिए कि वो नई ट्यूब लगी, उतनी देर में रितेश का फोन आता है आशीष को कि तुम कहाँ हो, हमको एक ट्रक मिल गया है, हम लोग भी इनको मिल गया उसी वक्त, जिससे लोग गोरखपुर तक पहुंचे। तो और वो कोइंसिडेंटली उस दिन 1 मई था, इंटरनेशनल लेबर डे, लेकिन इन लोगों को किसी को नहीं पता था कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। तो क्या मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी आयरनी है इस देश में, दुनिया भर में। खैर लेबर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर ही है, तो इस देश की आयरनी कि आप जिनके लिए वो दिन मनाते हैं उनको नहीं पता कि ये दिन उनका है, और वो सड़क पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। इनफैक्ट विनोद जी, तो ये पूरी जब मैंने कहानी पढ़ी इसमें, तो ये दोनों साइड दिखाता है कि इंसान, जो जो कर्मठ इंसान है, वो अपनी ड्यूटी, अपने प्रोफेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। मेरे एक बड़े फाजिल दोस्त हैं वेंकी जी, उन्होंने एक सवाल भी पूछा है जो उनसे किसी ने पूछा था। क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी पॉसिटी है, मैं उनका माइक ना ओपन करके बस बता दे रहा हूँ कि केविन कार्टर, जो एक बहुत फेमस फोटो जर्नलिस्ट थे, उसमें उन्होंने एक बच्चे की फोटो ली थी, साउथ अफ्रीकन बच्चे की, जो जिसके आगे ईगल बैठी होती है। तो आपसे कई बार लोगों ने बोला होगा कि आपने क्या साथ निभाया, तो मेरे ख्याल से आपने अभी वो जवाब दे दिया कि जब आप इस 1232 किलोमीटर की जर्नी पे थे विनोद साहब, तो उद्देश्य आपका कहानी बताना था, लेकिन आपने इनका हर मुकाम पे साथ दिया, और वो सिर्फ किताब पढ़ के समझ में आता है। यकीन मानिए, जी अगर आपने पहली बार डॉक्यूमेंट्री देखी होती तो पहला सवाल मेरा भी ये आता कि अरे वाह विनोद साहब, आपने डॉक्यूमेंट्री बना ली। लेकिन जो इमोशंस आपकी इस किताब में एक एक पन्ने पे लिखे हैं, और जो, हाँ, आपने आपने खुद इनको लाइट दी आगे, जब अंधेरा था, सड़कें बिल्कुल वीरान थी, धूप अंधेरा था, वहां आपकी गाड़ी इनके आगे थी, आपने गाड़ी में साइकिल को भी रखा, और रितेश और बाकी सारे साथियों के साथ आप इस जर्नी में रहे। तो इट वॉज योर जर्नी एज वेल। तो ये 7 लोगों की कहानी नहीं है, मेरे ख्याल से आप 9 लोगों की कहानी, क्योंकि उस वक्त जब कोरोना पीक पे था, तो आपने बगैर सोचे समझे आप उस जर्नी पे इनके साथ रहे। तो मेरा मैं, मेरा सवाल है विनोद जी से। विनोद जी, आपको पता था कि आप इनके साथ वहां तक चले जाओगे 1200 किलोमीटर? हाँ नहीं, हम लोग जब निकले थे तो हम लोगों ने यही तय किया था कि इनको
इस यात्रा को दरअसल विनीत जी एक मन में बहुत बड़ा एक वो था कि ये यात्राएं हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, और इनकी इस यात्रा के दौरान क्या क्या तकलीफें सबको देखनी पड़ रही हैं। तो ये तय किया हुआ था कि इनके साथ जब तक ये लोग अपने घर नहीं पहुंचे, चाहे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इनके साथ हम रहेंगे और जहां भी संभव होगा हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। पहला दिन थोड़ा सा एक दूसरे को समझने वाला था, लेकिन दूसरे दिन से हम लोग एक तरह से, जैसा भी उन्होंने कहा कि दूसरे दिन के बाद से वो सिर्फ ये 7 लोगों की यात्रा नहीं रह गई थी, वो 9 लोगों की यात्रा रह गई थी। 7 लोग ये और 2 लोग हम, मैं और मेरा जो पहले दिन से था कि हाँ इनके साथ इनकी गांव तक जाएंगे और वो देखेंगे कि इन यात्राओं में हो क्या रहा है, देश समाज के तौर पर हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, क्या लोग मदद करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो सब मैं देखना चाहता था। बच्ची साहब, इस किताब में एक जगह जब ये अपने शहर पहुंच जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंचने वाले होते हैं, तो एक पुलिस अफसर जिसको विनोद साहब ने रिकॉर्ड भी किया और वो डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा भी है उनका वो कथन, जब ये लोग पूरे सुबह से लेकर रात तक चुप लगभग 15-16 घंटे हो गए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, और वो जो अफसर साहब आए उस जगह, उन्होंने कहा अरे तो इतनी देर से नहीं खाया है तो नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और 8 दिन 8 दिन सो 8 इन दिन लोगों ने नहीं कहा खाया। कि हम लोग 8 दिन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं और अभी हमको खाना नहीं दिया, यहाँ दे रहे आप लोग 15-16 घंटे से। तो वो बोलता है, हृदय उनका नाम था, हृदय लाल, सब इंस्पेक्टर मधेपुरा में, वो कहते हैं इन लोगों से 8 दिन से नहीं खाया तो अभी कौन सा खा लोगे तो कुछ हो जाएगा, इंतजार कर लो थोड़ा और वो जो गुस्सा था ना विनोद जी आपका, जब आपका कैमरा में आप उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, वो गुस्सा उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई पड़ता है, वो शायद इस किताब में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मैंने वो स्पेसिफिकली बड़ा बड़ा के और सीन को 2-3 बार देखा उस डॉक्यूमेंट्री में जब मैंने देखा। तो इसलिए ये बड़ी अनोखा संगम है जो आपने किताब डॉक्यूमेंट्री खुद से बनाई। दिस इज नॉट अ, और विनीत साहब आप समझेंगे, यू आर अ मूवी मेकर, यू आर अ फिल्म मेकर, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन प्लेस समवेयर। आपने एक्टर्स रखे, ये एक जर्नी है, ये महसूस करने वाली चीज है, और इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। और सवाल ले लीजिए, मैं लेना चाहूंगा हाँ और जी, सवाल लोगों से। एक सवाल हमें वर्षा शाह जी ने पूछा है, क्या डर था जब ये लोग उस रास्ते में थे? What was the worry or kind of fear they had while they were riding? ये एक सवाल आपको और रितेश जी दोनों के लिए। क्या डर था उस वक्त जब आप जा रहे थे उस जर्नी पे? उसके मेरे लिए मन में तो एक ही डर था, हाँ, वो ये डर आ जाए। एक बहुत बड़ी चिंता थी वर्षा जी, एंड इट वाज काइंड ऑफ, आई वाज रियली वेरी स्केयर्ड कि अगर किसी में से, सातों में से किसी को कुछ हो गया तो शायद मैं अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप उस जर्नी, यू आर पार्ट ऑफ द जर्नी, और उसमें किसी को कुछ हो जाता है तो आप कभी उस गिल्ट से निकल नहीं सकते। तो हम लोग बस यही सोचते थे कि ये कैसे भी सब लोग सेफली घर पहुंच जाए, और उसके लिए जो भी हम लोग से हो सकता था हम लोग कर रहे थे। रितेश, तुम्हें कोई डर था पूरे रास्ते में, जो बार बार तुम अपनी माता जी से मिलना चाहते थे, वो जो गाना तुम्हें सुनाती थी खाना खाते वक्त, वो सुनना चाहते थे, जो कि विनोद साहब को तुमने सुनाया भी जी मोबाइल में? सर डर था, जो किसी को अगर कुछ हो जाएगा तो उसके घर पे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे उनको घर वाले को, ये सब डर था। और कैसे जाएंगे, चल तो जाएंगे, हम चले जाएंगे और कुछ किसी को हो गया, चाहे हमें ही हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। घर पे जाते जाते तो घर वाले क्या हाल, तो जब जानेंगे वो तो घर में, सब यही डर था। लेकिन फिर भी आगे डरते डरते आगे चल रहे थे, क्योंकि हमारे विनोद सर जो है ना, थोड़ा जब मदद करने लगे तो हम लोग को भी थोड़ा डर जो है, सोच रहे थे चलते हैं, अब तो सर भी आए, उस टाइम कोई नहीं था हमारे साथ, भी इतना चल गए, अब नहीं चल पाएंगे, अब तो जाएंगे हिम्मत बांध करके, किसी तरह चलते रहे धीरे धीरे करके। लेकिन डर होता था, क्या करते सर, डरते डरते वो टाइम ही था, बहुत बुरा वक्त था उस टाइम में, कोई हमारे साथ नहीं दे रहे थे।
उस टाइम सिर्फ एक विनोद सर था जो हम लोग को इतना मदद किए थे इस टाइम, और बुरा वक्त में जो साथ दे देता है वो वही बहुत बड़ा इंसान था सर। उस टाइम तो कोई नहीं किसी को देख रहा था। और सबसे बड़ी बात है क्या, वो जो पुलिस वाले बात बोले थे, पुलिस को जो गुस्सा था उसको ना सर, हमारे बिहार में है क्या सर, वो बिहार का ही साइड था। हमारे बिहार में है क्या सर, जैसे घर में पड़ोस में किसी को नौकरी हो जाएगा, वो पैसे वाले हो जाता है, छोटा आदमी को जलन से वो देखना नहीं चाहता, चाहता नौकरी खटवा हुआ टाइम, यही सब वो सब यही सब बात सर। और मैं पर्सनली माफी मांगना चाहूंगा रितेश तुमसे और उन सब लोगों से जो उस वक्त सड़क पे थे और मैं अपने एसी कमरे में था और मैं किताबें पढ़ रहा था, कहानियां सुन रहा था। डेली शाम को हम नए नए व्यंजन बना रहे थे। और थैंक यू विनोद साहब, आपकी इस किताब ने मुझे, मेरी फैमिली और ऐसे बहुत सारे दोस्तों को एहसास दिलाया है कि हम जब अपने इन घरों में जो रितेश और इसके साथियों ने बनाए हैं, जब हम आराम से जिंदगी बसर कर रहे होते हैं तो हमारा जो दायित्व है हम उसे भूल जाते हैं। और ये जो मॉरल साइंस का लेसन जो हम स्कूल में सिर्फ कुछ नंबरों के लिए पढ़ते थे क्लास 8वीं 7वीं में, कि चलो ये 100 में से 50 नंबर का सवाल है, पेपर है, इसे कर लेते हैं, वो आपने इस किताब और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताया है। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मेरा एक ही जवाब है उन सब पे विनोद साहब, कि सबको ना ये किताब लेनी चाहिए और घर में सबके साथ पढ़नी चाहिए। दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट योर आंसर्स कि पुलिस वालों ने क्या किया, नहीं किया, अच्छे लोग मिले, नहीं मिले। जैसे लखनऊ शहर में वो हॉस्टल वाला लड़का, वो तो देवता बन के आया, उसने अपना पूरा हॉस्टल दे दिया, एसी में सुलवाया, खाना खिलवाया और अगले 7 दिन का खाना पैक करके रखा। मतलब वो जानता तक नहीं था आपको, इन 7 लोगों को किसी को नहीं जानता था। तो वो कहाँ से आता है, वो जज्बा क्या होता है, ये जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, ये अगर हमने बना लिया तो ये कमाल हो जाएगा विनोद साहब। ये इसलिए किताब इट शुड बी इन ऑल स्कूल्स, ऑल कॉलेजेस, विद should be on the desk of each and every officer, and we are ensuring with our all tie-ups that we have with lot of institutes and libraries, we going to take this discussion ahead. बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनीत साहब, आपके कोई नज्म आपको याद आती हो जो इस बात को पूरा भर दे? I think we should, Vinodji, if you allow, we want to translate some pieces of this book and put it out in the language that people mostly understand. मैं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता हूँ, and some of the work we are doing is really making sure के समझ में नहीं आती। So I think हाँ बिल्कुल बिल्कुल separately. अभी अगले महीने हिंदी में भी आ रही है राजकमल से। बढ़िया, तो मैं ज्यादा पढ़ना चाहूंगा, मेरे को ज्यादा समझ में आती है हिंदी। और कन्नड़ में भी बातचीत चल रही है, तो कन्नड़ में भी आने वाली है। बहुत बढ़िया, I look forward to that, sir. And Mohit, thank you for having us here. I think this is one of the most touching sessions, especially because I've read part of the book. I think it's important that we not just, buy this book, but also promote this book as much as we can. Correct. हम बात करते हैं बहुत सारे business ये वो, लेकिन these are things that really should reach the grassroots level. So I'm thankful for both Vinod's courage and determination to do what he did, and for his large-heartedness for putting this story out and being a part of this story. I'm grateful for the human you are, Vinod, and thank you for being around us. Thank you so much, sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। Thank you वर्षा जी, thank you so much. Thank you, Ritesh. So much. रितेश, ख्याल रखो अपना। और आप सबका आभार जो आज। धन्यवाद क्या बोल रितेश। रहे हो? कह रहे हैं आप भी अपना ख्याल रखिए सर। और उस टाइम ना सर, जो अनजान थे, जैसे सर बोले हैं, हम एसी में थे, आराम से थे, तो जो मदद करने वाले थे वो तो अनजान थे, वो देख नहीं पा रहे थे, तो वो अनजान थे, तो अपने अपने घर में थे, वो मदद नहीं कर पा रहे थे किसी को। और जो मदद करने वाले नहीं थे वो तो बाहर घूम रहा, देखने वाला था। तो यही रितेश आपका गिल्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं मोहित। सर ऐसे नहीं होगा, वो अभी बहुत लंबा सफर है। तो ऐसे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज यहाँ आने के लिए। और मेरा दरख्वास्त है आप सबसे, मेरी
विनती है कि इस किताब के माध्यम से इस कहानी को आगे ले जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बताएं जो वक्त हमने काटा है पिछले 1 साल में। और ये जो सेकंड वेव आई, और भी ना जाने कितनी वेव आई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस वेव में, वो बहुत जरूरी है। It's our action that is more important rather than excuses. We need to put efforts. So thank you everyone. Thanks for joining in. Have a blessed Sunday. Thank you Vinod ji for taking our time. Thank you. Have a great day. Take Namaskar. care, guys. Namaskar. Namaskar.